आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन वोटरों के लिए 12 दस्तावेजों की लिस्ट बनाई गई थी जिनके नाम 2002 की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं थे। तेलंगाना में NRC कभी नहीं हुआ, इसलिए वह दस्तावेज मान्य नहीं है। यहाँ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता, फैमिली रजिस्टर नहीं है और आधार को स्वीकार नहीं किया जाता। इससे 4 दस्तावेज हट जाते हैं और केवल 8 बचते हैं। हमने कमीशन से पैन कार्ड को शामिल करने के लिए कहा क्योंकि यह वोटिंग के लिए मान्य है। साथ ही राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस या फूड सिक्योरिटी कार्ड को भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सबसे पहली बात तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो 12 डॉक्यूमेंट्स देना है उन वोटर्स का नाम दोबारा ड्राफ्ट लिस्ट में आने के लिए जिनका 2002 में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके पिताजी का, माताजी का, उनके दादा नानी का नाम नहीं है। वो 12 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट तो तेलंगाना में NRC नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चला गया। दूसरा है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो तेलंगाना में नहीं दिया जाता। फैमिली रजिस्टर वो तेलंगाना में नहीं है। आधार सिर्फ एक डॉक्यूमेंट कबूल नहीं होता। तो 12 में तो ऐसे ही 4 चले गए। अब बचे कितने? बचे 8 ही ना। अब 8 डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप पैन कार्ड इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड की बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देती है, उसकी बुनियाद पर वोट डाल सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी कार्ड देती है, उसकी बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया। दूसरा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो एनोमलीज हैं, अगर 2002 में मैन्युअली वोटर लिस्ट बनाई गई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप प्रेजेंट कैसा मुझे आप पेनलाइज करेंगे? भाई, अगर किसी का नाम S प्रमोद था 2002 में, अब आ गया सौरभ प्रमोद 2026 में, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा ये एनोमली है। किसी के 6 बच्चे हैं, एनोमली है। कौन सा कानून है जो 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा? 15 BRS नेता रावर श्रीधर रेड्डी ने कहा कि BRS पार्टी ने राज्य में SIR प्रक्रिया में मदद के लिए सभी बूथ लेवल एजेंटों के लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए हैं। हम सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में कई जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। जमीनी स्तर पर यह आशंका है कि असली वोटर छूट सकते हैं क्योंकि BLO पर काफी दबाव होगा। चुनाव अधिकारियों या संबंधित अधिकारियों को यह पक्का करना चाहिए कि निष्पक्ष और पारदर्शी SIR प्रक्रिया के लिए सही तालमेल हो। कांग्रेस MLC बालमूर वेंकट ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के यह कहने के बाद कि मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में L&T फिर से मुनाफे में आ जाएगी। हम जब 15,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट कंपनियों से वापस सरकार के अधीन लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम कम ब्याज दर पर जापान से फंड हासिल करने और केंद्र सरकार की मध्यस्थता से इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी इस कोशिश में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना की जनता यह सब देख रही है। मेट्रो के लिए, मेट्रो सेकेंड फेज एक्सपेंशन के लिए हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब उसको प्रॉफिट्स में लेके आने के लिए L&T बैक ऑफ होता बोल के बोलने के बाद 15,000 करोड़ से 30,000 का प्रोजेक्ट को प्राइवेट से गवर्नमेंट को बाईबैक करने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिसके लिए कम इंटरेस्ट रेट में से जापान से अमाउंट लेके आके सेंट्रल गवर्नमेंट मीडिएशन पर यह काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब टांग लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आज KTR किशन रेड्डी और BJP के ऊपर बात करने के बावजूद होना बोल के हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। यहाँ तेलंगाना जनता ये सब नोटिस कर रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट और हर चीज़ में जो BRS ने जो स्कैम किया, उससे डर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज KTR हरीश राव बात नहीं कर रहे। हकीकत में तेलंगाना के हित में आप काम कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप क्वेश्चन करना, लेकिन उसके अलावा आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब को जिस तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे, ये बिल्कुल गलत है।
पासपोर्ट के मुद्दे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर टिप्पणी करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि ओवैसी उकसाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। उन्हें बीजेपी पसंद नहीं है, इसलिए वे लगातार उसे बदनाम करते रहते हैं। बीजेपी के लिए हर धर्म और हर जाति के लोग बराबर हैं। हमारी सोच है कि नया सबके लिए हो, तुष्टिकरण किसी का नहीं। हाँ, वो तो एक स्टेटस का मामला है, तो एमईए की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया। पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है। उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया। नहीं, देखिए, ओवैसी ऐसे उकसाने के लिए बोलते हैं, वो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं इसलिए बदनाम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और हम लोग के लिए सब बराबर है, तो हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग बीजेपी के लिए तो बराबर है। हमारा तो फिलॉसफी ये है कि सबको न्याय, किसी को तुष्टिकरण नहीं, जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट टू नन, ये हमारा बीजेपी का फिलॉसफी है। शासन और जन सेवा वितरण को बेहतर बनाने के मकसद से किए गए एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने नागरिकों से जुड़े मुख्य सेवाओं और सुधार उन्मुख विभागों को एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत लाकर एक नया प्रजा सेवा विभाग बनाया है। इस फैसले को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है और 24 जून को सरकारी जारी आदेश के जरिए इसे औपचारिक रूप दिया गया। यह नया विभाग पूरे राज्य में लोगों की शिकायतों का समाधान, प्रशासनिक सुधार, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। रिस्ट्रक्चरिंग के तहत सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विंग, पब्लिक ग्रेवेसिव डिवीजन और सकाला मिशन को नए डिपार्टमेंट में मिला दिया है। अधिकारी ने बताया कि प्रजा सेवा डेवलपमेंट, जनसंबंधन और सकाला जैसे प्रमुख पब्लिक आउटरीच और सर्विस पहलू की भी देखरेख करेगा। इसका मकसद लोगों की शिकायतों और सर्विस से जुड़ी मांगों को तेजी से तय समय में समाधान सुनिश्चित करना है। बीजेपी नेता तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि आज हमने इमरजेंसी की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया और उन 60 नेताओं को सम्मानित किया जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो जेल गए और जिन्होंने उस दौरान आंदोलन किया। मैंने इन्हीं कड़वी अनुभव और कांग्रेस के देश विरोधी और लोकतंत्र विरोधी रवैये की वजह से बीजेपी ज्वाइन की थी। आज कांग्रेस उन सभी नेताओं के बलिदान को छिपाने और उनके त्याग की महिमा को कम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस की कड़ी निंदा करती हूँ। एनसीईआरटी की कक्षा 6 की तीसरी भाषा कन्नड़ की नई किताब कृष्ण को लेकर कर्नाटक में विवाद तेज हो गया है। शिक्षा विशेषज्ञों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुस्तक पर भगवाकरण का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुस्तक में धर्म, पौराणिकता और शाकाहार को बढ़ावा दिया गया है। यह पाठ्य पुस्तक एनईपी 2020 और एनईएफएसई 2023 के तहत 2026 से 2027 से सीबीएसई स्कूलों में लागू की जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाठ्य पुस्तकों का नाम किसी धार्मिक प्रतीक पर नहीं होनी चाहिए। वही शिक्षा विशेषज्ञों का आरोप है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर शिक्षक का भगवाकरण किया जा रहा है। हेल्थ इज वेल्थ अध्याय में संतुलित आहार में केवल दूध, फल, सब्जियां और मेवों का उल्लेख अंडे, मछली और मांस को शामिल न किए जाने का विरोध किया गया। आलोचकों का कहना है कि इससे केवल शाकाहार को संतुलित आहार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आरोप की पुस्तक में तटीय कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक, मलनाड और पुराने मैसूर क्षेत्र की सांस्कृतिक लोक कथाओं और साहित्य को पर्याप्त स्थान नहीं मिला। दावा है कि पुस्तक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप नहीं है। वही इसको लेकर अब इस पर विवाद तेज होते जा रहा है। फ्यूल सरचार्ज के बारे में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि एटीएफ के मामले में हमने 10,000 करोड़ रुपए का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी बनाया है। इससे पता चलता है कि भारत सरकार इस मुद्दे को कितना अहम मान रही है। दूसरी बात, अभी कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि यह कमी लंबे समय तक बनी रहेगी या यह अचानक हुई है। हम इस बारे में एयरलाइंस से बात कर रहे हैं। पिछले 4 महीने एयरलाइंस के लिए बहुत अहम रहे हैं। जब हमें पक्का हो जाएगा कि कीमतों में स्थिरता लंबे समय तक बनी रहेगी तो हम उनसे बात करेंगे और अभी जो सरचार्ज या अतिरिक्त कीमतें दिख रही हैं उन्हें कम करने की दिशा में काम करेंगे।
यूसीसी पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि बिल में क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। वैसे तो हमारा संविधान आज सभी को न्याय देता है, सभी के लिए सामान्य न्याय है। अगर अब ये लोग संविधान से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो बिल पास होने दें। वे बिल में क्या प्रावधान कर रहे हैं, क्या करेंगे? क्या वे मुसलमान को इस राज्य से बाहर निकालना चाहते हैं या हिंदुओं के लिए सोने के महल बनाना चाहते हैं? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक बार यूसीसी बिल आने दीजिए। बिल में क्या प्रावधान कर रहे हैं? वैसे आज हमारा संविधान जो है, आज सबको न्याय, सबको समान न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान में है। अब संविधान से बढ़कर भी ये लोग कुछ करना चाहते हैं तो एक बार बिल तो आने दीजिए। बिल में क्या प्रावधान ला रहे हैं, क्या करेंगे ये लोग? या मुसलमान को इस राज्य से भगाना चाहते हैं या हिंदू के लिए स्वर्ण महल बनाना चाहते हैं? तो एक बार एक बिल आने दो और बिल आने के बाद उस पर बात करें। अरे राहुल गांधी जी ने किसी का अपमान किया है नहीं। ज़बरदस्ती इस तरह का एक मीडिया फोबिया बनाने की कोशिश करने का काम बीजेपी का जो फेल्योर दबाने के लिए वो लोग करते रहते हैं। और इसलिए राहुल गांधी जी के ऊपर कई बार उन लोगों ने इस तरह की केसेस की, सावरकर के बारे में की। सावरकर के नाती ने खुद कोर्ट में एफिडेविट कर दिया कि भाई वो तो खुद क्या एफिडेविट किया आपको तो सबको पता है, उनके नाती ने सावरकर के। तो मुझे लगता है कि इस तरह का बवाल करके राहुल गांधी के प्रतिमा को धूमिल करने की कोशिश, अयशस्वी कोशिश करने का काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। उसका कोई परिणाम राहुल गांधी को होता नहीं। और आज देखा कि शिवराज चौहान के भी लड़के का जो इशू हुआ है, कोर्ट ने उसमें राहत राहुल गांधी को दी है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।